ओके, स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरीके से खत्म कर लिया था। अब चलते हैं भाग 5 के लास्ट सेक्शन की तरफ, CAG के बारे में समझते हैं। CAG लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कौन सा आर्टिकल खत्म किया था, फटाफट बता दो जल्दी। हमने 124 से शुरू किया था सुप्रीम कोर्ट की चर्चा से, और लास्ट टू लास्ट कहां तक गए थे? लास्ट टू लास्ट 143 तक गए थे, है ना। हमने देखा था कि 143 में क्या दिया हुआ था कि प्रेसिडेंट कैन टेक एडवाइस फ्रॉम CGI बट CGI नॉट अबाइड टू गिव द एडवाइस ऑन एवरी मैटर टू द प्रेसिडेंट। यानी CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को हर मैटर पर एडवाइस देने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। ठीक है, 143 में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट खत्म कर लिया था। अब हम चलते हैं, समझते हैं CAG। CAG की चर्चा आर्टिकल 148 से शुरू होती है। क्या लिखता हूं? CAG क्या होता है? CAG का मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मैं लिख दूं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखो, किसी में अगर जनरल लग जाता है ना तो बहुत ही बड़ा पोस्ट होता है। ठीक है, किसी में अगर जनरल लग जाता है तो बहुत ही बड़ा पोस्ट होता है। तो CAG की चर्चा कौन सी आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 148 में। आर्टिकल 148 में फॉर्मेशन ऑफ CAG के बारे में दिया है। किसके? फॉर्मेशन ऑफ CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसे भीमराव अंबेडकर ने, कौन है? भीमराव अंबेडकर ने सबसे इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर कहा है। ठीक है, BR अंबेडकर ने क्या कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर। किसने कहा है ये बात? BR अंबेडकर। ठीक है, BR अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर साहब ने CAG को गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर कहा है। क्यों कहा है इसके बारे में हम लोग आगे वाले आर्टिकल में समझेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम इसके CAG की थोड़े बेसिक्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, देखो, जो CAG होता है, CAG का इलेक्शन नहीं होता है, इसका अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति। तो पहली चीज लिख दूं मैं यहाँ पर, इसका अपॉइंटमेंट। कौन करता है अपॉइंटमेंट? तो प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट। CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। किसकी सलाह पर? तो ऑन PM एडवाइस, प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रेसिडेंट CAG की नियुक्ति करते हैं। CAG का कार्यकाल कितना होता है? टेन्योर तो 6 साल या 65 ईयर ऑफ एज। ठीक है, 6 साल या 65 ईयर ऑफ एज। मान लो कि अगर कोई इंसान 50 साल की उम्र में क्या बन जाता है? CAG। अगर 50 की एज में CAG बन जाएगा तो मैक्स टू मैक्स सर्विस कितने तक दे सकता है? 56 तक। लेकिन अगर कोई 62 में CAG बनता है तो मैक्स टू मैक्स कहां तक जाएगा? 65 तक। यानी जितना लेट लोग CAG बनेंगे उतना कम सर्व कर पाएंगे, और मैक्स टू मैक्स वो 6 साल ही सर्व कर पाएंगे। जैसे कि 50 साल की एज में CAG बनने के बाद वो 6 साल ही सर्विस देंगे, 56 ईयर की एज तक। और अगर 62 की उम्र में बने तो 65 यानी 3 साल ही सर्विस देंगे। तो CAG का टेन्योर कितने साल का होता है? 6 साल या 65
ईयर ऑफ एज, ठीक है, 65 ईयर ऑफ एज। अच्छा, अगर सीएजी को अपना रेजिग्नेशन देना रहेगा या इन्हें ओथ दिलाने का काम कौन करेगा? मैं इधर ले लेता हूं, रेजिग्नेशन, ठीक है, रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन किसे देंगे? तो जिन्होंने इनका अपॉइंटमेंट किया, किसने? प्रेसिडेंट ने। और ओथ इन्हें कौन दिलाएगा? ओथ, तो जो अपॉइंटमेंट करेगा वही ओथ भी दिलाएगा, यानी प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। अच्छा, इस वक्त के हमारे करंट 2022 के सीएजी कौन है? सीएजी तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, 2022 के सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। इतना क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 में किसकी चर्चा है? सीएजी की चर्चा है। सीएजी का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। किसकी सलाह पर? पीएम की सलाह पर। सीएजी को ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। सीएजी अपना रेजिग्नेशन किसे देते हैं? प्रेसिडेंट को। सीएजी का जो टेन्योर यानी कार्यकाल होता है कितना होता है? 6 साल या 65 वर्ष की आयु, 6 साल या 65 वर्ष की आयु। सीएजी को गवर्नमेंट का सबसे महत्वपूर्ण ऑफिसर किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर ने, बी आर अम्बेडकर ने। आप समझते हैं कि क्यों कहा था उन्होंने? ये आपको फंक्शन, सीएजी का जो कार्य होता है, फंक्शन होता है, उसे समझने के बाद ही समझ आएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 149, आर्टिकल 149 में सीएजी के फंक्शन के बारे में है, सीएजी के फंक्शन यानी कार्य के बारे में। ये काम क्या करता है? तो सिंपल सी बात है, इसका नाम ही क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। ऑडिट करने का काम करता है, ऑडिट, है ना। कॉमर्स वगैरह में पढ़ाया जाता है ऑडिटिंग क्या होती है सब। अगर कोई हिसाब दिया हुआ है, अकाउंट दिया हुआ है, तो उसमें हम मैच करते हैं कि जितना खर्चा आया है वो खर्चा सही है या नहीं है। तो इसी तरीके से अगर कोई गवर्नमेंट की कंपनी है और वो गवर्नमेंट की कंपनी किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन कर रही है या कोई भी चीज बेच रही है, तो कितने का बेचा या किसी से कितने का माल खरीदा, वो चीज सही है, वो कहीं घोटाला तो नहीं कर रही है, इन सब चीजों की जांच कौन करती है? सीएजी करती है। तो सीएजी की जो पावर होती है या फंक्शनिंग होती है, वो क्या होती है? ऑडिट करने की। ये किसका किसका ऑडिट कर सकता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑडिटिंग कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट की भी ऑडिटिंग कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद जितने भी एनजीओज होते हैं, एनजीओ, जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट होते हैं, पीएसयू, ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, अडानी की कंपनी हो गई, बड़ी कंपनियों। और जो कंटिजेंसी फंड होता है, कंटीजेंसी फंड, कंटीजेंसी नहीं, कंटीजेंसी फंड, और उसके साथ साथ इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड, ठीक है, इमरजेंसी फंड। अच्छा, अगर पीएसयू की बात करें तो पीएसयू क्या होता है? पब्लिक सेक्टर यूनिट कौन कौन सा होता है? जैसे भेल, सरकारी कंपनियों को हम पीएसयू कहते हैं ना, भेल हो गया, सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, एनटीपीसी, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये सारी की सारी जो कंपनियां हैं, ये सारी की सारी कंपनियां क्या कहलाएंगी? पीएसयू। मान लो कि एनटीपीसी ने किसी कोयला बिजली बनाने के लिए किसी एक्स कंपनी से क्या लिया? कोयला लिया, ठीक है, कोल। और एनटीपीसी ने कहा कि हमने 5 करोड़ का कोल लिया है। तो जब सीएजी जांच के लिए जाएगी, एनटीपीसी
के पास देखेगी कि वहां उसके अकाउंट में लिखा हुआ कि भाई 5 करोड़ का इन्होंने कॉल लिया है, तो इसको वेरीफाई कैसे करेगी? वो जिस कंपनी से उन्होंने 5 करोड़ का कॉल लिया है उसके पास जाएगी सीएजी और वहां देखेगी कि क्या इसके भी अकाउंट में 5 करोड़ का कॉल सेलिंग में डाला हुआ है। अगर एक्स कंपनी ने कहा कि हमने तो 3 ही करोड़ का कॉल बेचा है एनटीपीसी को और एनटीपीसी ने कहा हमने 5 करोड़ का खरीदा है, यानी इसका मतलब क्या है? बीच में 2 करोड़ का घोटाला है। ठीक है, 2 करोड़ का घोटाला है और सीएजी आराम से इसको पकड़ लेती है। समझ में आया? तो सीएजी का काम क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट में कितना खर्चा हो रहा है उन सबकी जांच करना सीएजी का काम है। स्टेट गवर्नमेंट किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कितना खर्चा कर रही है उसकी भी जांच सीएजी करेगी। कोई एनजीओ कहाँ पैसा खर्चा कर रहा है उसकी जांच करेगी। पीएसयू सेक्टर उसकी जांच करेगी। कंटिजेंसी फंड उसकी जांच करेगी। इमरजेंसी फंड उसकी जांच करेगी। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर हम बात करें कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट को लेकर के कितना खर्चा आएगा या सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट ने जो भी बजट पेश किया हो, बजट पेश करने के बाद उन्हें जितना पैसा, मान लीजिए कि ब्रिज बनाने के लिए कोई ब्रिज है, ठीक है, कोई ब्रिज बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 70,000 करोड़ क्या किया? कंटिजेंसी फंड से निकाला। तो उस ब्रिज को बनाने में वो 70,000 करोड़ यूटिलाइज हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जांच कौन करेगा? सीएजी। जैसे जब 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स को इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था, तो वो भारत का पहला गेम था कि जब वो इतना बड़े किसी गेम को ऑर्गेनाइज करे और इसमें न तो ऑपोजिशन और ना ही गवर्नमेंट को ये आइडिया था कि खर्चा कितना जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो करंट गवर्नमेंट थी उन्होंने भरपूर घोटाले किए। उस कॉमनवेल्थ गेम में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। कैसे पता चला? ये सीएजी के जरिए। ठीक है, सीएजी के जरिए। इतना क्लियर है? तो आर्टिकल 149 में क्या कहता है? फंक्शन ऑफ सीएजी, फंक्शन या पावर ऑफ सीएजी। 148 में फॉर्मेशन ऑफ सीएजी। अब समझ में आया कि बी आर अम्बेडकर ने क्यों सीएजी को मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर कहा है। ठीक है, ओके। उसके बाद आर्टिकल 150 ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 150 में कहा है कि सीएजी जो अपनी रिपोर्ट बनाएगी उसका फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट। वो जो रिपोर्ट बनाएगी उसका फॉर्मेट क्या होगा? अच्छा, ये फॉर्मेट सीएजी अपना फॉर्मेट बनाती है प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जैसे कहेंगे वैसे ही अपना रिपोर्ट बना लेगी। अगर इसको विजुलाइज करना है कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं, तो जैसे हम किसी मार्केट में कुछ सामान खरीदने जाते हैं, फॉर एग्जांपल कि मॉल में चले गए, ठीक है, किसी मॉल में, और हमने वहां से कोई शर्ट लिया। अब वो शर्ट 500 रुपए का है, तो जैसे ही हम 500 रुपए पे करेंगे तो वो एक बिल जनरेट करते हैं, है ना। पतला सा कागज होता है और उसपे सारा का सारा जीएसटी कितना है, स्टेट कितना टैक्स लगा रही है, उसके बाद उस शर्ट की प्राइस क्या है, उस पर डिस्काउंट कितना मिला हुआ है, वो सब कुछ लिखा रहता है उस बिल में। तो ये तो हो गया हम जब शॉपिंग करते हैं। उसी तरीके से अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर का अपना एक स्लिप होता है लिखने वाला, है ना, लेटर पैड, उस पर वो लिख करके देता है। तो हम कहते हैं ना कि अगर किसी डॉक्टर के पास गए हैं ब्लड रिपोर्ट निकलवाने, तो उसका ब्लड रिपोर्ट में देखते हैं कि उसका एक फॉर्मेट होता है, उसका पेपर का साइज अलग होता है ना, हर एक चीज को लिखने का तरीका अलग होता है। तो वैसे ही जब सीएजी अपनी रिपोर्ट बनाएगी तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, इसकी चर्चा आर्टिकल 150 में है। आर्टिकल 150 में है। कितना क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, जो ये रिपोर्ट सीएजी बनाती है वो किसे देती है? सीएजी अपना रिपोर्ट देती किसे है? तो सीएजी अपना रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट को देगी और स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर को। तो इसकी चर्चा कहाँ है? तो इसकी चर्चा है आर्टिकल 151 में। यानी
151 में कहता है CAG सबमिट दियर रिपोर्ट। CAG सबमिट दियर रिपोर्ट किसे देगी? तो मैं डायग्राम बनाता हूं। जैसे ये है CAG। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ये प्रेसिडेंट को देंगे, प्रेसिडेंट, और स्टेट गवर्नमेंट में ये गवर्नर को। क्या लगता है प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट पढ़ेंगे? नहीं, प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को भेजेंगे आगे पार्लियामेंट में। कहां पर? पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में तो दो हाउस, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है यानी स्पीकर, एक कॉपी स्पीकर के पास जाएगी, और राज्यसभा का अध्यक्ष यानी चेयरमैन, एक कॉपी चेयरमैन के पास जाएगी। ठीक है, एक कॉपी चेयरमैन के पास जाएगी। उसके बाद स्पीकर क्या करेंगे? स्पीकर पढ़ेंगे उसे? नहीं, CAG की रिपोर्ट को पढ़ने का काम करती है लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमिटी। कौन पढ़ती है? पब्लिक अकाउंट कमिटी। पब्लिक अकाउंट कमिटी। और पार्लियामेंट्री कमेटी में हमने डिस्कस किया था कि इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। 7 राज्यसभा से होते हैं। और पब्लिक अकाउंट कमेटी का लीडर कौन होता है? लीडर यानी हेड कौन होता है? तो ये अपोजिशन का कोई पर्सन होता है। ठीक है, अपोजिशन का कोई पर्सन होता है। इतना क्लियर है? तो जैसे अगर करंट गवर्नमेंट है वो कोई भी घोटाला करेगी तो CAG की रिपोर्ट में आएगा, लेकिन पब्लिकली कैसे होगा? क्योंकि ये CAG का रिपोर्ट डायरेक्टली कहां जाएगा? पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास। और उसे पढ़ेगा कौन? जितने भी लोग रहेंगे मेंबर, लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7, उसमें जो हेड कौन होगा? अपोजिशन का कोई पर्सन होगा। तो अपोजिशन तो यही खोज के निकालना चाहती है कि करंट गवर्नमेंट कोई भी घोटाला करे या कुछ भी गलत काम करे उसे मैं क्या कर दूं? पब्लिसाइज कर दूं। तो जैसे ही करंट गवर्नमेंट कोई घोटाला करती है, लोक लेखा जो समिति होती है उसे क्या कर देती है? पब्लिसाइज कर देती है, और पूरे भारत, पूरे इंडिया को पता लग जाता है कि क्या घोटाला हुआ है, क्या घोटाला हुआ है। इतना समझ में आया? तो प्रेसिडेंट कहां भेजते हैं? पार्लियामेंट में, लोकसभा में स्पीकर के पास, राज्यसभा में चेयरमैन के पास। और फिर इस रिपोर्ट को कौन पढ़ता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसी तरीके से गवर्नर क्या करेंगे? गवर्नर भी भेजेंगे। कहां भेजेंगे? तो विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा के कितने भाग? इसके भी 2 होते हैं। ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद। यहां असेंबली नहीं, विधानमंडल होगा। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधानमंडल। विधानमंडल के 2 भाग, विधानसभा और विधान परिषद, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल। इतना क्लियर है? यहां पर उस रिपोर्ट को कौन पढ़ेगा? तो यहां भी बनाई जाती है पब्लिक अकाउंट कमिटी। पब्लिक अकाउंट कमिटी, और वो इस CAG की रिपोर्ट को पढ़ लेती है। ठीक है, याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट का अपना कोई अलग से CAG नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया गया CAG स्टेट और सेंटर दोनों की जांच करता है। वैसे ही जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट का अपना कोई इलेक्शन कमिश्नर नहीं होता है। इलेक्शन कमिश्नर जो स्टेट और सेंटर का इलेक्शन करवाता है वो सेंटर के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। अरे समझ में? बहुत बढ़िया। इसे क्या लगता है कि अगर CAG को हटाना रहेगा तो आसानी से हटा सकते हैं? नहीं,
सीएजी को हटाने के लिए, टू रिमूव सीएजी, सेम महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी पड़ती है। जैसे प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट लाया जाता है, इम्पीचमेंट, वैसे ही प्रोसेस लाना पड़ता है सीएजी के लिए। लेकिन यहाँ वर्ड इम्पीचमेंट नहीं यूज करते हैं, हम करते हैं रिमूवल प्रोसेस। रिमूवल प्रोसेस, ये वर्ड यूज करते हैं, रिमूवल प्रोसेस। लेकिन रिमूवल प्रोसेस भी इम्पीचमेंट की तरह ही होता है कि पहले 1/4 लोग यानी 1/4 लोग क्या करते हैं, सीएजी को हटाना है, उसकी अपील करते हैं। फिर उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी के साथ उसे लोकसभा राज्यसभा में बिल को पास कराया जाता है। उसके बाद सीएजी को हटाया जाता है। इतना आसान नहीं होता है सीएजी को हटाना, सीएजी को हटाना, ठीक है। सीएजी को लोक लेखा समिति का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। सीएजी को क्या कहा जाता है? पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक। इसका पब्लिक अकाउंट कमेटी का, पब्लिक अकाउंट कमेटी। क्यों पथ प्रदर्शक कहते हैं? क्योंकि यही है जो किसी भी घोटाले की जांच करती है और पब्लिक अकाउंट कमेटी या अपोजिशन को बताती है। समझ में आया? पथ प्रदर्शक मतलब गाइड, गाइड करने वाला, ठीक है। सीएजी को हम कागजी शेर यानी पेपरी लायन के नाम से भी जानते हैं। कागजी शेर, पेपरी लायन, पेपर पर लिखता है सब कुछ ये, ठीक है। कागजी शेर, समझ में आया इतना? तो सीएजी अगर पूछेगा कि सीएजी अपना रिपोर्ट किसे सबमिट करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट को और स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर को। क्या प्रेसिडेंट तो रिपोर्ट पढ़ते हैं? नहीं, वो कहाँ भेजते हैं? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में किसे? पार्लियामेंट में भेजते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा में लोकसभा के स्पीकर को, राज्यसभा में चेयरमैन को। वहां कौन पढ़ता है? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी। 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। हेड कौन होता है? अपोजिशन का कोई पर्सन, ठीक है। उसी तरीके से जो राज्यों में होता है विधानमंडल, विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। ओके, इतना क्लियर हो गया? ठीक है। तो हमने सीएजी के बारे में कहां से कहां तक देख लिया? सीएजी आर्टिकल 148, 149, 150 और 151, ये 4 आर्टिकल है। पहले में फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन। उसके बाद 49 में फंक्शन, फंक्शन। 50 में रिपोर्ट का फॉर्मेट, रिपोर्ट फॉर्मेट। और 51 में रिपोर्ट सबमिशन, रिपोर्ट सबमिशन, सबमिशन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? बहुत सही। और इस तरीके से हमारा पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होता है। अब यहाँ इसके आगे शुरू होगा पार्ट 6, जिसमें हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।